ओम शांति। आप सभी का स्वागत है बाप दादा की मदद की मीठी यादें कार्यक्रम में। बाप दादा की मदद के कई किस्से अनसुने अनदेखे हम सभी भाई साहब के द्वारा जान रहे हैं। भाई साहब, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। भाई साहब, आपने हमें बाप दादा की मदद की बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन जब यज्ञ की कारोबार चल रही थी, सारे बाबा के बच्चे, उनको कुछ भी अनुभव नहीं था, ना दुनिया का अनुभव था, बहुत छोटी उम्र से ही आ गए, अधिकतर माताएं और बहनें ही थीं। तो ऐसे में तो बाप दादा ने साकार रूप में बहुत सारी मदद की होगी बच्चों को। और याद आता है कि जब शुरुआत हुई संस्था की, बहुत अलग प्रकार की संस्था थी, तो कई बार पुलिस वाले भी आ जाते थे, कई बार ऑफिसर्स आ जाते थे, कई बार इनकम टैक्स वाले आ जाते थे। तो एक बार इनकम टैक्स ऑफिसर भी आए थे बाबा के पास। तो वो थोड़ा आप हमको बताइए कि वो क्यों आए थे और क्या था उस समय पर सीन। ऐसा है कि हम सब तो अच्छी तरह जानते हैं कि ये भगवान की संस्था है जी। परमात्मा का कार्य है। इसको करने वाले जितने भी भाई बहन हैं वो बहुत अच्छी तरह से निश्चय बुद्धि हैं और उसी प्रकार से चलाते हैं। जी। रहते तो हम इस दुनिया में हैं, लेकिन कलयुग के अंदर ही एक संगम युग भगवान ने बनाया हुआ। इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन इस दुनिया के हर पर बहुत सारी चीज़ों से हम न्यारे रहते हैं। जी। दुनिया के कानून को हम फॉलो करते हैं क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड है। बाबा ने कहा दुनिया के किसी भी सिस्टम को तोड़ना नहीं है, और आपने जैसे होता है कि अच्छी शुभ भावना रखनी है, लेकिन ख़राब चीज़ों से बच के भी रहना है, अन्याय से बच के रहना है, अत्याचार से। और उसके में जब कोई व्यक्ति ऐसे मार्ग पे चलता है तो परीक्षाएं ज़्यादा आती हैं, क्योंकि जैसा देश वैसा वेश। अगर कलयुग है और आप कलयुगी बन के चल रहे हैं तो आपको परीक्षाएं नहीं आएगी। काले कंबल पे क्या रंग चढ़ेगा। लेकिन आप कलयुग में सतयुगी सिस्टम स्थापित करने के निमित्त हैं तो आपके आगे बहुत परीक्षा आएंगी। जैसे किसी डेजर्ट एरिया में झाड़ियाँ बुशेज कांटे तो फटाफट उग पड़ते हैं क्योंकि वहाँ के उपज ही वो है। लेकिन वहाँ आप गुलाब का फूल उगाना चाहें तो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड, हर चीज़ को कंट्रोल करके चलाना पड़ता है, परिस्थितियों के अगेंस्ट वहाँ इस्टेब्लिश करना पड़ता है। जैसे कोई थर्मस हो, बहुत बड़ा फर्नेस हो और उसमें क्या मैं इसमें बर्फ़ जमाता हूँ, लेकिन भगवान है वो कर लेता है। अब मोटे रूप से भी आप देखेंगे भगवान की बनाई हुई दुनिया में सतयुग से त्रेता तक माया नहीं आती, लेकिन माया की बनाई हुई दुनिया में भगवान आता है और अपने कैंप भी स्थापित करवाता है। तो विचित्र है ना। इस प्रकार से दुनिया के लोग वो देखते थे कि हम लोग संसार में रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक मत्था लड़ाते हैं, हमारे घरों में हारमोनी नहीं है, जो कुछ सुख लेते हैं वो लड़ाई झगड़े में चला जाता है, और फिर हम परेशान रहते हैं। और ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ देखो, इनके चेहरे पे कितनी खुशी है, मौज ही कर रहे हैं। और बाबा ने संपन्न बनाया हुआ है हर चीज़ में। कहते हैं तो बहुत बड़ी संस्था है, इनके पास कितना धन होगा, ऐसे ऐसे सोचते हैं। और जब माउंट आबू हमारा हेडक्वार्टर है तो ब्रह्मा कुमारीज के हज़ारों केंद्र हैं। बाबा के टाइम में भी कुछ तो थे। अच्छा, तो उस समय हमारे जो अकाउंट्स दुनिया में दिखाने होते हैं, चाहे हम चैरिटेबल हों, टैक्स ना लग, अकाउंट्स तो बना के दिखाने होते हैं, नहीं तो चैरिटेबल का मिसयूज़ करते हैं लोग। तो वो हमने फैसला किया था कि सारे यज्ञ के अकाउंट, चाहे गुवाहाटी हो चाहे मद्रास हो, एक ही जगह पर इकट्ठा करके हम यहाँ से दिया करेंगे, ताकि टैक्स वालों ने जो चेक करना यहीं कर लें। जगह जगह हमारी बहनें, उनको तो अकाउंट का पता ही नहीं होता, लॉ का पता ही नहीं होता। तो उस वजह से सेंट्रलाइज होने की वजह से हमारा जो अकाउंट था वो बहुत बड़ा बनता था, सारे इंडिया के एक जगह। तो कई बार टैक्स वाले सोचते थे कि भाई अगर इनको हम टैक्स लगा दें, किसी तरह का कानून का उल्लंघन बता दें, कोई बिजनेस एक्टिविटी बता दें, तो इन अकेले से ही हमें इतना टैक्स मिल जाएगा, हमारे नंबर 1 असेसी हो जाएंगे सारे राजस्थान में। तो उनके अंदर ये ख्याल आता था।
फिर उनके ख्याल को कोई और भी लोग होते हैं जो लगा देते हैं, हवा दे देते हैं हाँ उसको। ये हवा दे देते हैं। इस प्रकार से कई लोग सोचते थे सारे विजिटर अलाउड हैं, हम भी घूमते घामते चले जाते हैं, थोड़ा देख भी आएंगे, इन्होंने कोई दुकान तो नहीं खोला हुआ, सेल तो नहीं कर, जो भी उनके मन में हो। कई लोग वैसे भी अपना रुहाब रखने के लिए, दबाव रखने के लिए भी आ जाते हैं जी। तो हमें याद है एक बार बाबा के पास इनकम टैक्स वाले आ गए। तो नॉर्मली तो बाबा के पास मिलने के लिए पर्पस पूछा जाता, तो उन्होंने कहा हम इनकम टैक्स वाले हैं, आपके बाबा जी से मिलना चाहते हैं। तो बाबा कहते बच्चे आओ, बाबा तो हर एक को बच्चे बच्चे कहता था जी। अब वो आ गए। तो बाबा ने पूछा आओ बच्चे। पहले तो जब बैठे बाबा के कमरे में तो उन्होंने एक विचित्र सा चेहरा देखा, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी तांबे जैसी स्किन हो और तपस्या का, योग का उसके अंदर पूरा करिश्मा हो। तो पहले वो देखने लग गए। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को तो उन्होंने कहीं देखा होगा, बाबा को तो नहीं देखा। तो उस वातावरण, इतने यानी स्पिरिचुअली सरचार्ज वातावरण में कोई अज्ञानी भी चला जाए उसके सारे थॉट्स मर्ज हो जाते, वो एकदम देखता रह जाता। तो बाबा को देखते रह गए। बाबा ने कहा आओ बच्चे, वो पहले तो बोले ही नहीं बेचारे हैं, देखे भाई ये तो बाबा है, हमें दर्शन हो गया यही काफ़ी है। फिर बाबा ने कहा बच्चे बोलो कहाँ से आए हो? तो बोले बाबा हम इनकम टैक्स वाले हैं। अच्छा। तो बाबा ने कहा बाप को टैक्स लगाओगे? बाबा ने इतने कहा और इतने स्नेह से, और हाँ बाप को टैक्स लगाओगे? तो वो बेचारे बोले नहीं हम तो आपसे दर्शन करने आए हैं। मतलब वो चले गए और इतने प्रभावित होके गए कि बाबा के टाइम में जब तक बाबा बॉडी में थे कोई टैक्स वाला टैक्स का सोच कर टैक्स के बारे में यज्ञ में आया ही नहीं। उसने कहा ये तो कोई अलाही जगह है, हम दुनिया वाले टैक्स लगाएंगे इनको। तब तक एक व्यक्ति, बाबा ने एक बार ही ये मुलाकात की थी, तब तक कोई टैक्स का हमारे पास सवाल ही नहीं पैदा हुआ, ऐसा हुआ था। तो इतने बच्चों का अपना नियम कानून एक तरफ और बाबा का एक बार का कहना एक तरफ था। अच्छा, उसके बाद भी एक घटना हुई जी। जब बाबा शरीर छोड़ गए तो सारे आबू में और डिस्ट्रिक्ट सिरोही है सारे में जहाँ भी जब मशहूर था कि ब्रह्मा कुमारी बहुत धनवान है, उसके पास बहुत साधन है। क्यों? एक तो हर एक को मुस्कुराता हुआ देखते थे, वो सोचते थे शायद धन के इनके पास बैंक बैलेंस हो गए, मुस्कुरा, हर एक ही मुस्कुरा रहा है, किचन वाला भी संतुष्टता देखते थे, उधर उनको अपनी असंतुष्टता दिखती थी, तो बड़े हैरान होते थे। दूसरे किसी को मान लो चंदा लेना है, डोनेशन लेना है, वो सोचते थे ब्रह्मा कुमारी के पास जाओ, हमें डोनेशन, बड़ी संस्था है, कुछ ना कुछ तो दे ही देंगे, देंगे तो ज़्यादा ही देंगे। अच्छा, अब उनको ये नहीं पता था ये संस्था तो खुद वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पर चलती है। अब कोई दान पर चलने वाली संस्था, चाहे हमारे अपने लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते थे, वो दूसरे को दान कैसे देगी, उनको समझ में नहीं आता था। तो हुआ ये कि भारत के होम मिनिस्टर सरदार बूटा सिंह उस वक़्त थे, उन्होंने सिरोही को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी चुना था जी। अच्छा, वो बैकवर्ड क्लासेस के थे, वहाँ चुना था कि उस एरिया में इलेक्शन जीतना इजी था जी। तो अब सिरोही में वो चुना था, तो वो भी आते थे जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होता था तो वहाँ आते थे। तो उनके मन में भी विचार आया कि ब्रह्मा कुमारी बहुत बड़ी संस्था है, एक तो वोट मिल जाएंगे क्योंकि एज ए ग्रुप हैं, दूसरे इनसे कुछ कंट्रीब्यूशन भी मिल जाएगा अपना टैक्स इसके लिए, इलेक्शन के लिए। आजकल इलेक्शन लड़ने में बहुत खर्चा आता है, बहुत खर्चा आता है। तो आए होम मिनिस्टर थे, तो कहा गया, दादी जी हमारे हेड थे प्रकाश मणि जी, तो दादी जी ने उनको बुलाया। अब जहाँ तक वोट्स देने का सवाल है, हमारी ब्रह्मा कुमारी नॉन पॉलिटिकल है, हम पॉलिटिक्स में हिस्सा भी नहीं लेते, लेकिन हमने अपने सब स्टूडेंट्स को सारे इंडिया में कह रखा है अगर आपको वोट देना है तो अपनी इच्छा के अनुसार, हर एक का व्यू होता है जी, आप वोट दीजिए, लेकिन एज ए संस्था हम किसी को डायरेक्शन नहीं देंगे इसको वोट दो या इसको ना दो।
तो ग्रुप वोटिंग का सवाल नहीं था हमारे यहाँ। कंप्लीटली न्यूट्रल सिस्टम है, एज अ न्यूट्रल, सिटीजन ऑफ इंडिया जिसको जो कोई इच्छा कोई है वो देना करे। चाहे दे, नहीं देना चाहे ना दे, देना हो तो जिसको देना चाहे दे, ये हमारा सिस्टम है। जी क्योंकि ह्यूमन राइट्स हैं और हर व्यक्ति को एक्सपेक्ट किया जाता है कि देश का राज्य सरकार बनाने में अपना व्यू बताए। तो हम रोकते नहीं कि कोई ना दे, ऐसे भी नहीं कहते, जी या सब इसी को दें जिसकी सरकार है, ऐसे भी नहीं कहते। तो वो तो हमारा अंडरस्टूड था और उन्होंने मुंह से कहना भी नहीं था होम मिनिस्टर ने कि हमारे लोगों को वोट दो। वो तो मिलने जाते हैं कर्टसी के तौर पे, तो दूसरा यही समझता है कि ये चाहते हैं कि मेरे लोगों को वोट दो, जी और कई लोग कह देते हैं हम आपको वोट देंगे। अच्छा, वो बात तो नहीं उठी। लेकिन उनके मन में जो दूसरा प्रश्न था कि बड़ी संस्था कुछ इलेक्शन खर्चे के लिए कुछ मिल जाएगा, जी तो दादी जी को जैसे उसका पूर्वाभास हो गया। जब वो बैठे आकर के, तो दादी जी के मन में आ गया कि इनको ये ज़रूर कहना है। तो बैठे आए, बोले मैं यहाँ दिल्ली में हूँ, मिनिस्टर हूँ, यहाँ पर आया हूँ। दादी ने कहा आइए, भले आइए, आश्रम देखिए, भोजन करिए। जी हाँ, पर दादी ने कहा भाई साहब एक बात मैं आपसे पूछती हूँ, ये लेने की जगह है या देने की जगह है? दादी ने उनको कहा। तो उनके बिना पूछे ही हाँ, दादी उनके ने। पूछ, दादी को आभास हो गया था जी कि ये कहेंगे जी कि आप, और कहेंगे तो फिर ना देना अच्छा नहीं लगता। कोई भी आ जाए, आपको देखेंगे कई बड़े बड़े सेठ हैं, कंपनीज वाले हैं, वो दोनों पार्टीज को ही दे देते हैं। जी एक आता है वो भी ना फील करे, कल को क्या पता इसका राज बन जाए। दूसरा आता, उनके पास धन तो होता है, कॉरपोरेट मनी, वो दे देते हैं। तो हम तो ऐसे नहीं करते, हमारा तो धन ईश्वरीय है और पॉलिटिक्स में तो लगता ही नहीं। जी इसलिए दादी जी ने कहा भाई साहब ये देखिए, ये देने की जगह है या लेने की जगह? तो उसके मन में जो प्रश्न था वो अंदर ही रह गया। जी तो उसने सोचा मैं इनसे ना पूछूं। इस प्रकार से ये आगे चलता है हमारा। तो ये भी बाप दादा की मदद है जो सही समय पे टचिंग होती है, और हमारी भी बुद्धि इतनी क्लीन रहनी चाहिए जो हम दूसरे के वाइब्रेशंस को, हाँ, कैच मनसा को पहले ही कैच कर ना लें। कैच सके बल्कि उसको बदल सके, जी बिल्कुल। ऐसी बात कहें जो बिल्कुल सम्मान युक्त हो और बिना किसी लॉस ऑफ लव के उनको हम कह दें और वो समझ जाए। सच में वैसा ये बदलने वाली बात तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के समय में। और आपने पुलिस वालों का पूछा, जी तो मुझे याद आता है कि एक बार पुलिस वाले भी आए थे। जी बाबा मुरली चलाते हैं, तो बाबा तो बेहद हैं और विश्व कल्याणकारी हैं। वो सारे विश्व की आत्मा को अपना ही मानते हैं। लेकिन ये आज की दुनिया में तो टुकड़े टुकड़े हो गए, लड़ाई झगड़ा हो गया, देश बन गए हैं। तो उस समय मुझे याद है कि शायद कश्मीर में या असम में जी भारत का युद्ध चल रहा था। शायद हिंदी चीनी युद्ध, इंडो चाइना युद्ध चल रहा था। जी नेहरू जी का टाइम था। तो इंडो चाइना युद्ध में हमारे भारत वालों के पास पुरानी तरह के हथियार थे। बोल्ट एक्शन राइफल होती है जिसको ऐसे करके एक बार ही भरा जाता, और चाइनीज़ के पास मॉडर्न हथियार थे। तो इंडियंस भारी संख्या में मारे जा रहे थे। ओके। अच्छा, तो यहाँ तक कि इंडिया की आर्मी का कमांडर इन चीफ छुट्टी लेके बैठ गया था। ऐसी संस्था। तो बाबा ने न्यूज़ सुनता था। बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे मरने मारने से क्या फ़ायदा है, वो थोड़ा हिस्सा वो मांगते हैं उनको दे दो। फिर बाबा ने ये भी कहा कि वहाँ के लोगों की शक्लें भी चाइनीज़ जैसी हैं, तो वो समझो कि समानता है, थोड़ा सा दे के शांति कर लेनी चाहिए। अच्छा, बाबा ने मुरली में लहर में सुना दिया। और बाबा को एंटी नेशनल तो है नहीं। बाबा ने कहा मर रहे हैं, इससे अच्छा थोड़ा टुकड़ा दे के शांति करो। अब वो मुरली किसी तरह से गवर्नमेंट के पास जाती होगी, बाबा की मुरली, तो वो गवर्नमेंट के CID डिपार्टमेंट में पहुंच गई। तो उन्होंने कहा कि ये भाई कौन है जो ऐसा बोल रहा है, इंडिया का लैंड चाइना को दे दो, ये तो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने ऑफिसर्स भेजे और जैसे होता है उन्होंने परमिशन मांगी। बाबा ने कहा आ जाओ बच्चे जी। अच्छा, तो बड़े, अब उन्होंने भी बाबा का तेज देखा और तो बेचारे डर डर के बोले। तो बोले बाबा जी हम
सरकार के आए हैं। जी। हाँ बाबा बोले हाँ बोलो बच्चे। तो बोले बाबा जी आपने ये जो कहा था कि ये इंडिया का हिस्सा चाइना को दे दो, तो ये हमारे नियमों में फिट नहीं बैठता। जी। तो बाबा बोले मैंने कब कहा, जिसने कहना था वो कह के चला गया। जी। अच्छा, तो और हैरान कि बाबा क्या कह रहा है, जिसने कहना था वो कह के चला गया। जी। अब बेचारों को समझ में तो आए ना, तो बड़ी नम्रता से बोले बाबा जी आप उनको ही कह दीजिए जी। कि ऐसी बात ना कहा करें। जी। ये हुआ था। तो मतलब ये है वो समझ तो गए कि ये व्यक्ति कोई एंटी इंडियन तो है नहीं, कोई पॉलिटिकल नेता नहीं है, तो किसी भाव से कहा होगा। अब बेचारे कुछ कह तो नहीं सके, तो बाबा ने भी कहा कि तो शिव बाबा बोलता है, मैं तो रथ हूँ, मैंने जो बाबा ने बोला वो चले गया। अच्छा, उनको ये तो पता नहीं कि श्री रूपी रथ है, शिव बाबा का रथ है, शिव बाबा ने मुरली चलाई और वो चले गया। बेचारे यही कह सके अच्छा बाबा जी हम नम्रता निवेदन करते हैं कि जिन्होंने कहा है आप उनको कह दीजिए कि इस बात का ध्यान रखें। हाथ जोड़ के चले गए। जैसे घर में एक माँ होती है, दो बच्चे लड़ते हैं चॉकलेट के ऊपर, तो बोलती है उसको दे दो ना छोटे को, वो लड़ रहा है। बाबा ने उस भाव से बोल दिया। और बाबा का भाव यही था कि मर रहे थे बहुत भारतवासी जी, इस तरह से था जी। तो वो तो सबको बच्चे के रूप में देखते हैं। और भाई साहब ऐसे ही ये तो आप बता रहे हैं कैसे बाबा ने डायरेक्टली उनको समझाया, उनको संतुष्ट किया, इनकम टैक्स ऑफिसर हो या पुलिस वाले सीआईडी हो। ऐसे ही बाबा ने मदद करते करते बच्चों को भी सिखाया कि कैसे सेवा की जाए, कैसे इन लोगों से बात की जाए। और उसका रिजल्ट यहाँ तक भी हुआ कि पार्लियामेंट में या फिर प्रेसिडेंट हाउस में भी बच्चों ने प्रोग्राम किए, आप भी निमित्त बने उसके। तो यहाँ से वहाँ तक की जर्नी, ये भाई साहब बाबा ने कैसे मदद करके वो प्रोग्राम्स कैसे हुए जो प्रेसिडेंट हाउस में हुए? ऐसा है कि शिव बाबा और उसी प्रकार से ब्रह्मा बाबा, उनका जो ये कार्य है एक तो सारे विश्व के लिए है जी, दूसरा वर्तमान काल के लिए नहीं है। उनका ये कार्य सारे विश्व के लिए और सारे सृष्टि चक्र के लिए, पूरे चक्र के लिए जी। ये हम ध्यान में रखें। अब बाबा कहता है कि मैं इस थोड़े से टाइम, भगवान ज़रा से टाइम में आता है, जैसे बीज होता है, थोड़ा सा टाइम ट्री की सारी लाइफ हिस्ट्री में बीज का थोड़ा सा ही रोल होता है जी। एक छोटे से 2 पत्तों को पैदा करना, लेकिन उसमें सारा वृक्ष का आधार है जी। तो बाबा कहते थे कि ये दिल्ली जो है ये अविनाशी राजधानी है। सारी दुनिया के खंड विनाश हो जाएंगे, फिर उत्पन्न होंगे, सब कुछ होगा। भारत अविनाशी खंड है, सारी दुनिया का चक्कर चलता है, जब पुनरावृत्त होता है इतनी सारी वृद्धि से फिर छोटे में समाता है, तो उसमें कुछ तो रहता है जी। पर टोटल प्रलय कभी नहीं हुई। तो बाबा कहता था ये प्रलय का कॉन्सेप्ट मनुष्यों ने बनाया है कि फिर नए सिरे से पत्ते पर सागर में कृष्ण जी तैरते हुए, ऐसा नहीं है। तो वो जो छोटा सा पीरियड है उसमें बाबा कहते हैं कि थ्रू आउट द साइकिल कौन रहता है? देवता धर्म नहीं रहता, देवता भी नहीं रहते। अच्छा, भारत भी वो नहीं रहता, सारे वर्ल्ड का भारत। अच्छा, इसी तो उस वक़्त की जो राजधानी थी, आखिर देवताओं की दुनिया की भी राजधानी थी जी। जिसको इंद्रप्रस्थ कहा जाता है जी। तो वो राजधानी भी आज इंद्रप्रस्थ तो नहीं रही, लेकिन उसका बिगड़ा हुआ रूप दिल्ली है जी। तो बाबा कहते थे कि जो दिल्ली है ये अविनाशी राजधानी है। जैसे भारत अविनाशी खंड है, वहाँ विनाश होगा तो भी भारत बचेगा कुछ, वहाँ से फिर शुरू होगा। तो इसलिए बाबा कहते थे कि मेरा ज्ञान, भले मैं माउंट आबू में ज्ञान देता हूँ, वो भी बाबा ने किसी सोच के बनाया होगा, ये तपस्वियों की जगह है, वहाँ वही आएगा जिसका इंटरेस्ट होगा, चलता फिरता नहीं। लेकिन मेरा ज्ञान सारे वर्ल्ड में दिल्ली से जाएगा। तो कोई भी कार्य बाबा के बच्चे दिल्ली में करेंगे तो उसकी वेव्स, उसकी न्यूज़ सारे विश्व में फैलेगी। और वही कार्य आप
चाहे बड़े से बड़ा शहर कलकत्ता हो या बॉम्बे हो, वहाँ करेंगे तो वो नहीं फैलेगा। जी। इसलिए बाबा दिल्ली पर ध्यान देते थे और अपनी मुरलियों में बाबा कहा करते थे कि जहाँ आज की गवर्नमेंट है दिल्ली में, जी। वहाँ बाबा का आवाज़ फैलना चाहिए। पार्लियामेंट हाउस के सामने आपका आश्रम होना चाहिए जी। कि इंडिया गेट में 26 जनवरी को परेड निकलता, हम्म। तुम्हारा कार्यक्रम इंडिया गेट पे होना चाहिए। दूसरा नाम बाबा लाल किला का लेते थे। देख, क्योंकि लाल किले को 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर भाषण करता, जी। वो भी हिस्टोरिक जगह है, सारे कोई दिल्ली जाएगा तो लाल किले की बात ज़रूर करेगा। जी। तो वहाँ बाबा कहता था तुम लोग कार्यक्रम करो। तो उसी हिसाब से बाबा का डायरेक्शन है। तो हम कैसे पहुँचे वहाँ, तो हम राष्ट्रपति भवन को हमने बनाया था माध्यम जी। कि राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति होते हैं, इंडिया के फर्स्ट सिटीज़न होते हैं, जी। सबसे बड़े नागरिक होते हैं और उनके पास थोड़ा समय भी होता है। प्राइम मिनिस्टर के पास जाए तो उनके ऊपर तो बहुत काम होता है, एक सेकंड में भी एक काम से बदल कर दूसरे में उनको जाना पड़ता है। जी। लेकिन ये स्टैट्यूटरी पोस्ट है, टाइटुलर पोस्ट है, इसमें और तरीके की दिनचर्या होती है। जी। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा कुमारी ने हमेशा राष्ट्रपति भवन के द्वारा दिल्ली में सरकार में एंट्री लेनी हो कुछ वो किया है। तो उसके लिए बड़ी खुशी की बात है कि बाबा ने कराता तो बाबा ही है, कहाँ ब्रह्मा कुमारी जिसको कोई नहीं जानता और जिसको नया ज्ञान होने के कारण बहुत से लोग तो समझते ही नहीं। धार्मिक लोग भी ये कहते हैं कि देवियाँ ये कहाँ से आ गई, माताएं बहनें, हम इतने शास्त्र जानते हैं, इतना हम ये जानते हैं। तो बाबा ने उसको माध्यम बनाया। तो जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहला जो प्रेसिडेंट था ज्ञानी जैल सिंह जी। वो पंजाब के थे। मैंने सुनाया हुआ जी। कैसे वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, फिर भारत के होम मिनिस्टर थे, हमारा संपर्क था, आखिर वो राष्ट्रपति बने। तो एक तो हमने ये सुनाया था कि जैल सिंह जी राष्ट्रपति के तौर पर माउंट आबू गए। तो आज मैं आपको ये सुनाऊंगा कितने ही प्रेसिडेंट जो या माउंट आबू गए या दिल्ली में बड़े बड़े प्रोग्रामों में आए, उनका भवन जो राष्ट्रपति भवन है उसमें बाबा के बच्चों का बाबा ने कैसे प्रोग्राम कराया। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खास बात हो जाती है कि राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति भवन में प्रोग्राम करवाए। तो उसमें ये था कि सबसे पहले जब ज्ञानी जैल सिंह थे तो हमने ब्रह्मा कुमारी ने अखिल भारतीय एक यात्रा निकाली थी जी। अखिल भारतीय शांति यात्रा जी। तो उसमें पैदल मार्च करके इंडिया के भिन्न भिन्न कोनों से ग्रुप्स आए थे और उनको दिल्ली में आके कन्वर्ज होना था। तो हमने सोचा ज्ञानी जैल सिंह हमको जानते हैं, क्यों ना उनका रिसेप्शन राष्ट्रपति भवन में करवाया जाए। तो हमने उनको अप्रोच किया, हमने कहा देखिए सारे भारत से सद्भावना फैलाते हुए सब कोनों से ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ आ रहे हैं, हम चाहते हैं आप उनको राष्ट्रपति भवन में रिसीव करें। वो खुशी से मान गए। तो पहला प्रोग्राम राष्ट्रपति भवन में हुआ था। ज्ञानी जैल सिंह ने अखिल भारतीय सद्भावना यात्रा जो थी उसके जो मेंबर्स थे उनको रिसीव किया था और उनसे अनुभव सुने थे जी। तरह तरह के। तो ये इस प्रकार से फर्स्ट कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में ये हुआ। दूसरा, जब प्रतिभा पाटिल जी थी जी। तो हमने उनसे कहा था कि राष्ट्रपति भवन में एक पर्टिकुलर प्रोग्राम उसका आप इनॉग्रेट कर दें। उन्होंने बल्कि ये कह दिया कि नहीं, मैं तो आपके आश्रम में जाना चाहती हूँ। तो तब हम उनको ORC में ले आए थे। तो प्रोग्राम ORC में राष्ट्रपति, ये हमारी उम्मीद से बियॉन्ड था। हम तो सोच रहे थे कि उनके लिए कन्वीनियंट होगा, बल्कि बाबा ने उनकी बुद्धि को टच किया। वो पहली महिला राष्ट्रपति थी देश की जी। अभी तक भी और कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है। तो पहले वो हमको जानती थी MP के तौर पे, हम जाया करते थे। राजस्थान की वो गवर्नर थी राष्ट्रपति बनने से पहले, लेकिन ऐसा हुआ था। लेकिन फिर राष्ट्रपति भवन में जो प्रोग्राम हुए, तो एक तो शंकर दयाल शर्मा जी जब राष्ट्रपति बने जी। तो उनके समय में हमारा एक
यूथ यात्रा आई थी, ऑल इंडिया यूथ साइकिल रैली थी, तो उनको भी हमने निवेदन किया था और उन्होंने राष्ट्रपति भवन में यूथ रैली का स्वागत किया था, उनको रिसीव किया था जी। फिर उसी शंकर दयाल शर्मा जी ने जब हमारा पोस्टेज स्टैम्प ब्रह्मा बाबा का निकला था जी। तो भी राष्ट्रपति भवन में उन्होंने उसको लॉन्च किया था और बहुत अच्छी सुंदर घटना थी। बहुत गणमान्य व्यक्ति उसमें एक केसी पंत होते थे जी। जो कि प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे, वो आए थे। नवाबा पटौदी होते थे स्पोर्ट्स पर्सन क्रिकेट के, वो आए थे जी। और बहुत सारे लोग आए थे। वैजयंती माला एक्ट्रेस है, वो बहुत सारे आए थे। तो राष्ट्रपति ने उनमें मुख्य के नाम भी पढ़े थे, मुझे याद है। तो उसमें स्टैम्प मिनिस्टर सुखराम आते हैं, मतलब वो भी राष्ट्रपति भवन में अच्छा प्रोग्राम हुआ था। ब्रह्मा कुमारी की प्रतिष्ठा बड़ी थी जी। उसके बाद मुझे याद आता है कि प्रणब मुखर्जी, तो प्रणब मुखर्जी उनकी सेक्रेटरी एक थी, तो हमने उनको अप्रोच किया था कि हम एक इंटरफेथ करना चाहते हैं, क्योंकि इंटरफेथ हमारा दिल्ली में बहुत पावरफुल था। सभी धर्मों के लोगों के साथ हमारा कनेक्शन था और हम जगह जगह मौके मौके पर इंटरफेथ करते रहते थे ताकि उनको बाबा का भी परिचय मिले, कैसे सब धर्म बाबा आदम से निकले हैं, शिव बाबा से, वो हम करते। उनका बहुत स्नेह था। हमने प्रणब मुखर्जी नए नए प्रेसिडेंट बने थे, हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि हम एक इंटरफेथ प्रोग्राम आपसे लॉन्च कराना चाहते हैं और अगले दिन उसको हमने श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में बड़े रूप से रखा हुआ था, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में लिमिट होती है, 50 लोग उनके खास स्थान पर आ सकते हैं। तो हमने तो बड़ा करना था, तो नेक्स्ट डे हमने श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में पब्लिक प्रोग्राम रखा हुआ था जी। तो राष्ट्रपति जी ने मान लिया और बहुत सारे जितने इंटरफेथ के आ सकते हैं वो सब उसमें आए। हमारी दादी जानकी जी भी उसमें थी जी। और ईसाई धर्म का, मुस्लिम धर्म का, भाई फेथ का, कई प्रकार के उसमें नेता थे जी। तो राष्ट्रपति जी ने इतना बढ़िया स्पीच किया था, इतना बढ़िया। उन्होंने कहा किसी के घर में एक धर्मात्मा आ जाए तो घर पावन हो जाता है। मेरे घर में तो इतने धर्मों के लोग आ गए हैं तो राष्ट्रपति बाबा धन्य धन्य हो गया। ये तो मुझे उनके वाक्य याद है। उसके बाद उन्होंने बाहर अपने राष्ट्रपति भवन के ग्राउंड में, लॉन में इंटरफेथ के साथ फ़ोटो खिंचवाया। मैं दादी जानकी जी उसमें बैठी हैं और सब इंटरफेथ वाले बैठे हैं। उसके बाद तो उन्होंने हमारे कई जगह सहयोग दिया। प्रणब मुखर्जी हमारे इंटरनेशनल जो हमने कॉन्फ्रेंस किया था, जो था इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ था, क्रिटिकल टाइम्स है ना, रिस्पांस, स्पिरिचुअल रिस्पांस टू क्रिटिकल टाइम, जिसमें कितने देशों के लोग आए थे, उसमें भी उन्होंने आकर के अपना गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे प्रवचन किया था। और उसमें अर्जेंटीना की वाइस प्रेसिडेंट भी उसमें आई हुई थी प्रोग्राम में। वो बड़े खुश हुए थे कि अभी यहाँ इनकी वाइस प्रेसिडेंट तक यहाँ आई है। अच्छा, उनके वहाँ ये प्रोग्राम हुआ। फिर मुझे याद है एक अब्दुल कलाम जी, तो अब्दुल कलाम जी के, उनको भी वो स्पिरिचुअल भी थे, साइंटिस्ट भी थे और राजसत्ता, उनके पास तीनों सत्ताएं थी जी। एक ऐसा राष्ट्रपति, और वो सबसे ज़्यादा वोट से राष्ट्रपति बने थे जी। और 2 बार ही हुआ था। और उसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था जी। तो वो बड़ा उनका रुचि थी स्पिरिचुअलिटी में। तो अनेक प्रकार के धर्म नेता, स्पिरिचुअल नेता उनसे मिलते भी रहते थे ऑफन टाइम। हम भी बीच बीच में उनसे मिलने जाया करते थे। तो उन्होंने भी, उनके वहाँ भी हमने एक इंटरफेथ ऑर्गेनाइज किया था। तो उसमें वो आए थे और अपनी क्यूरियोसिटी के प्रश्न भी पूछे थे। उनका प्रश्न हुआ करता था कि क्या कारण है कि भारत पर किसी ने अटैक नहीं किया, ये उनका एक क्वेश्चन होता था। दूसरा ये होता था क्या कारण है कि पैसे वाले लोग भी रिश्वत लेते हैं, ये उनका 2 क्वेश्चन होते थे। खैर, तो उनके घर में भी हमारा इंटरफेथ कार्यक्रम हुआ। तो इस तरह से राष्ट्रपति भवन। 2 क्वेश्चन वैसे कौन से बताए आपने कि भारत ने किसी पर अटैक नहीं किया, जबकि भारत पर सभी ने अटैक किया है, क्या कारण है कि भारत ने किसी पर अटैक नहीं किया जी। और दूसरा कि
जो लोग वेल ऑफ हैं, रिच हैं, संपन्न हैं, वो रिश्वत क्यों लेते हैं? जी। ये उनके 2 क्वेश्चन होते थे। जी। अच्छा, तो इस प्रकार से फिर एक और बात होती थी कि 26 जनवरी को हर राष्ट्रपति भवन में एट होम रखता है। तो उसमें क्या होता है कि उस नगर के गणमान्य व्यक्तियों को बुलाता है, जी। पॉलिटिकल अपोजिशन सभी लीडर्स को बुलाता है। वो लॉन में सब एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे एलीट गैदरिंग होती है नेशन की, और फिर वो नाश्ता वगैरह देते हैं। फिर राष्ट्रपति खुद आते हैं, तो फिर सब लोग उनसे मिलते हैं। इस तरह का एक गेट टुगेदर सा होता है। जी। तो राष्ट्रपति भवन में हम ब्रह्मा कुमारी का नाम रजिस्टर्ड है कि जब भी वो 26 जनवरी को होता है उसमें ब्रह्मा कुमारी इनवाइटेड है। जी। और ब्रह्मा कुमारी का ग्रुप जाता है, तो एट वंस जितने कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उनकी जुगल भी होती हैं, अन्य जज होते हैं, जो भी लोग उसमें होते हैं, सबसे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। उससे भी ब्रह्मा कुमारी का स्टेटस बढ़ता है। और लोगों को ब्रह्मा कुमारी को नज़दीक से देखते हैं कि खुद भी आके मिलते हैं। महिलाएं भी उसमें होती हैं, आर्टिस्ट होते हैं बड़े बड़े। तो ये भी हमारे को एक बाबा ने मौका दिया हुआ कि राष्ट्रपति भवन के अंदर हम लोग इतने कार्यक्रम करते आए हैं और करते भी रहेंगे। और फिर बाबा ने इंडिया गेट बताया हुआ और लाल किला, वहाँ की भी हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम करते रहेंगे। बहुत ही सुंदर भाई साहब कि कैसे बाप दादा ने प्रेरणा देकर के बच्चों को निमित्त बनाया, विशेष आपको बाबा ने निमित्त बनाया इस पूरी सेवा के। और ये पूरे ही यज्ञ के लिए बहुत ही प्रेस्टीज वाली बात है, बहुत ही गर्व की बात है कि जहाँ अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है, वहाँ से हमको निमंत्रण मिलता है और वहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज उनकी भी सेवा करने के लिए जाते हैं। तो ये बहुत सुंदर बाप दादा की मदद ही है। कोई मनुष्य तो अगर अपने दम पे करे तो उसको तो बहुत समय लग जाए। अब देखिए, राष्ट्रपति के सेक्रेटरीज होते हैं, एक मिलिट्री सेक्रेटरी होता है जी, एक पर्सनल सेक्रेटरी होता है, एक कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होता है। वो बड़े बड़े ओहदे वाले होते हैं, बड़े सिलेक्टेड ऑफिसर्स में से उनको चुना जाता है। वो जहाँ जाते हैं उनके साथ एक सेक्रेटरी भी जाता है, मिलिट्री वाला भी जाता है। तो सबसे हमारा संपर्क एक मौके पर तो ऐसा हो गया था जैसे राष्ट्रपति भवन हमारा घर हो। यानी इतना सब लोग जानते थे। तो हम, जयंती बहन आई थी लंदन से, तो हम उनको किसी कार्य के लिए मिलाने ले गए थे। तो एक एक सेक्रेटरी के पास ले गए उन्होंने, तो बोले ये तो आपका जैसे घर लगता है। यानी इतना हमको आना जाना सारा उनका, छोटे से बड़े स्टाफ तक का। जब ब्रह्मा कुमारी जाएंगी प्रायोरिटी देंगे उनके लिए। कार भी कईयों की बाहर रुकवाते हैं, उनकी बिल्कुल नियरेस्ट स्पॉट पे कार रुकवाएंगे, बहनें उतरेंगी, फिर वहाँ ला के रखेंगे। उनके प्रोटोकॉल में भी जितना नरम हो सकते हैं वो करते हैं। तो ये भी बाप दादा की विशेष मदद है, जो बाप दादा ने इस स्तर पे जाकर के भी सेवा कराई। बाबा का एक विचार होता है और उस विचार को जब बच्चे कैच करते हैं तो वो बाबा की दुआएं और बाबा की मदद मिलती है। बाबा ने पहले ही वरदान दिया हुआ है कि बाप दादा बच्चों को प्रत्यक्ष करेंगे और बच्चों की प्रत्यक्षता और उनकी धारणाएं और सेवा ज्ञान योग की नवीनता पवित्रता के बल से फिर बाबा प्रत्यक्ष होंगे। तो यही कार्य चलता आ रहा है यज्ञ के अंदर। और विशेष इसके लिए भाई साहब द्वारा हम ये सारी बातें जान रहे हैं और हम सब भी बाप दादा को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते हुए और भी ऐसी बातें जानेंगे। और ये भी आपको बता दें, हमारी दादियाँ जब भी दिल्ली में आती थी जी, तो हम उनको जिस वक्त जो राष्ट्रपति होते उनसे मिलाते थे जी। वो खास उनको टाइम देते थे, दादियों का सम्मान करते थे, इज्जत से सुनते थे। तो रक्षाबंधन पर भी जाते थे। यानी एक प्रकार का एक लेवल होती है ना, जैसे कि गवर्नमेंट की हाई लेवल, क्योंकि जब होम होता है एट होम तो प्राइम मिनिस्टर भी आता है, सारे आते हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी आता है। तो सब में एक और कोई नहीं होते, धर्म नेता वगैरह नहीं होते। तो वो सारा स्टेटस
क्योंकि ब्रह्मा कुमारी केवल धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, वो एजुकेशन को भी करती हैं, महिलाओं को भी करती हैं, यूथ को भी करती हैं, वैल्यूज़ को भी करती। तो एक प्रकार से बाबा ने हमको यानी दिल में साबित किया तो तुम लोग साधारण हो, तुम बाहर खड़े हो तो तुमको कोई नहीं जानेगा, लेकिन बाबा अपना कार्य साधारण से कराता है, इसलिए भगवान है। बिल्कुल, थैंक यू भाई साहब। आपने बहुत ही छोटी छोटी बातें, लेकिन जिससे हमें महसूस हो कि बाबा जिसके साथ है वो साधारण होके भी दुनिया में सबसे विशेष है। थैंक यू भाई साहब। ओम शांति।